नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार। और आज हम आए हुए हैं सीकर के लोकप्रिय सांसद श्री स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती के पास में। और ये यहां से भाजपा के लगातार दूसरी बार सांसद हैं, बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं। और स्वामी जी के जीवन के मुख्य 3 आयाम हैं। मूलतः ये सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं। और इसके साथ में स्वामी जी बहुत लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार दूसरी बार ये सीकर क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्वामी जी के बारे में और अधिक जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपने हमारे न्यूज़ चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और सर थोड़ा सा अपना परिचय जानना चाहेंगे आपका प्रारंभ से। मेरा जन्म हरियाणा के रोहतक ज़िले में हुआ और प्राथमिक और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा ग्राम और शहर में हुई। उसके बाद में आर्य समाज के एक बहुत बड़े सन्यासी थे स्वामी ओमानंद सरस्वती, उनका सानिध्य मिलता रहता था। अन्य भी बहुत सारे सन्यासी थे, स्वामी सत्यपति जी, और परिवार की विचारधारा आर्य समाज की थी। तो उनके माध्यम से मुझे साहित्य मिलता रहा और मैं बचपन से ही स्वाध्याय की मेरी प्रवृत्ति रही, उनका स्वाध्याय करता रहा। उसके बाद में मुझे स्वामी ओमानंद जी के माध्यम से एक पुस्तक प्राप्त हुई, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। उसको पढ़ा और उसको पढ़ करके मुझे एक प्रेरणा मिली कि हमें समाज में कुछ काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी महाराज ने मुझसे कहा कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए जीवन में साधना आवश्यक है और वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसके बाद में फिर मैं संस्कृत अध्ययन के लिए निकला। मैं कई स्थानों पर संस्कृत अध्ययन के लिए रहा, गुरुकुल आर्यनगर हिसार में रहा, हरिद्वार में रहा, दयानंद मठ दीनानगर में रहा, और भी कई विद्वानों के सानिध्य में रह करके मैंने संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद ये पढ़ा और कुछ परीक्षाएं भी दी। तो इस प्रकार से मेरे जीवन का ये रहा। उसके बाद में आर्य समाज की तरफ मेरी प्रवृत्ति थी। श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी जो पंजाब के दीनानगर में रहा करते थे, उनसे संन्यास की दीक्षा ली। 80 से 90 तक मैंने हनुमानगढ़ के क्षेत्र में काम किया, गंगानगर क्षेत्र में काम किया। और उसके बाद में 84 में संन्यास की दीक्षा लेकर के फिर मैंने पूरा समय वैदिक संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद में मैं आर्य समाज के संगठन में सम्मिलित रहा। मैं वहाँ पर प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, प्रधान बोलते हैं हमारे यहाँ, सार्वदेशिक सभा का महामंत्री रहा। इस प्रकार से मैंने अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया। हमारी जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आर्य समाज का है उसका भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरा ये जीवन रहा आर्य समाज का। अनेक देशों में मैंने यात्राएं की, अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया, युवाओं में योग का प्रचार करने के लिए, उनको संस्कारित करने के लिए अनेक कैंप किए, अनेक कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार से ये आर्य समाज का मेरा बैकग्राउंड रहा। इसी बीच कॉलेज में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर क्योंकि हमारी संस्था में वहाँ वैश्य स्कूल में और वैश्य कॉलेज के अंदर संघ की शाखा लगती थी, तो मुझे वहाँ शाखा में जाने का मौका मिला, प्राथमिक वर्ष करने का मौका मिला, प्रथम वर्ष करने का मौका मिला। और इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं से जुड़ करके आगे बढ़ता चला गया। पिछले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ें। माननीय वसुंधरा जी ने भी मेरे से निवेदन किया कि आप चुनाव लड़ें, और मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अगली बार फिर मुझे टिकट दिया गया, मैंने चुनाव लड़ा। और मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य भी यही था कि इस मेरी लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे काम कर सकूं जो जनहित के काम हों। और मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि मेरे लोकसभा में सांसद बनने के बाद हमारे यहाँ सीकर में विश्वविद्यालय बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, हमारे यहाँ सैनिक एकेडमी बनी है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बना है, और अभी हमने युवाओं को व्यायाम के लिए इंडोर स्टेडियम की भी स्वीकृति दिलवाई है। तो मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि मैं राजनीति में आकर के भी मैंने समाज सेवा की है। और मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है। मेरे से मिलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है मेरा। इस प्रकार से मेरा ये एक जीवन यात्रा रही है।
स्वामी जी, आप सामाजिक आंदोलनों से भी काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। सामाजिक आंदोलन में ख़ास तौर से इमरजेंसी के अंदर हमने इमरजेंसी में इंदिरा के उन अत्याचारों का विरोध किया। गौरक्षा आंदोलन में मैं जुड़ा रहा, उसमें जेल भी गए। हिंदी आंदोलन, हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया और नशाबंदी के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया है। हज़ारों लोगों की, हज़ारों परिवारों के अंदर जा कर के नशा छुड़वाया है, युवाओं को प्रेरित किया है। मृत्यु भोज, बाल विवाह, अंधविश्वास, पाखंड, इसके लिए तो मेरा पूरा 40 वर्ष का समय लगा है, क्योंकि महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ, आर्य समाज से जुड़ा हूँ और महर्षि दयानंद के जीवन का उद्देश्य ही था पाखंड, अंधविश्वास का निवारण और शुद्ध भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। उसी के लिए मैंने मेरे जीवन को समर्पित किया था। और सर, ये आर्य समाज की अपनी शाखाएं विदेशों में भी काफ़ी हैं, विदेशों में भी इसकी गतिविधियां संचालित होती हैं क्या? सारी दुनिया में आर्य समाज के लगभग 50 से अधिक देशों में शाखाएं हैं। अच्छा। और भारत में लगभग 6000 आर्य समाजें हैं। क्योंकि मैं पूरे भारत और पूरे विश्व के आर्य समाज का काम मैंने देखा है, मैं वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ और मुझे लगभग 40 वर्ष तक लगातार आर्य समाज की सेवा करने का मौका मिला है। जी सर। तो आर्य समाज आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से, आर्य समाज के प्रचार प्रसार के माध्यम से स्वामी रामदेव जैसे व्यक्ति गुरुकुलों में पढ़ करके जिन्होंने योग का डंका सारे संसार में बचाया है, उनके गुरु आचार्य बलदेव जी, जिनसे मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, आचार्य प्रद्युमन जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वहाँ से निकले हैं जिन्होंने योग, वेद और सारे संसार में उसका प्रचार प्रसार किया है। स्वामी जी, आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, तो सीकर के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजना है, क्या कमियाँ हैं जो यहाँ होनी चाहिए, जिसके बाद में ये स्मार्ट सिटी के रूप में? सीकर में मैंने आपको बताया कि इस शहर को अमृत सिटी के अंतर्गत सम्मिलित करवाया है और बहुत बड़ा बजट इसमें आया है, उसका काम चालू है। इसके साथ साथ रेलवे का बहुत बड़ा काम हुआ है। रेलवे, पहले मैं सांसद बना तो उसमें यहाँ मीटर गेज हुआ करती थी, ब्रॉड गेज का काम शुरू करवाया, लेकिन पहले के प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया नहीं, वो 6 साल बंद पड़ा रहा। आज चारों तरफ से ब्रॉड गेज से ट्रेन से हम जुड़े हुए हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें आज चालू हो चुकी हैं। अभी तो कोरोना महामारी के कारण ट्रेनें बंद हैं, नहीं तो चाहे इंदौर है और लंबी लंबी दूरियों की ट्रेनें, कोटा, इंदौर, सारी ट्रेनें हमारे यहाँ चल पड़ी हैं। अभी एक नया आयाम और स्थापित हुआ है, एक यूरेनियम शोध कारखाना हमारा खंडेला के अंदर बना है। 3000 करोड़ रुपये उस पर खर्च होगा। हिंदुस्तान की, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये फैक्ट्री होगी, शोध कारखाना होगा। पानी की समस्या हमारे यहाँ पर है, तो अभी हर घर को नल से जल का अभियान माने प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। तो मेरा उद्देश्य है कि हर घर को पानी मिले, हमारे बच्चे पढ़ने में आगे बढ़ें, हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे आएँ। उसके लिए इंडोर स्टेडियम, सैनिक अकेडमी, सेना में भर्ती हमारे नौजवान हों। तो मेरा उद्देश्य है कि मेरा क्षेत्र, मेरा लोकसभा पूरे देश में 1 नंबर पर आए, अधिक से अधिक आगे बढ़े। राजस्थान में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में सीकर की एक अलग पहचान बने। सर, आजकल के जो युवा हैं ये थोड़ा सा अपनी भारतीय धर्म संस्कृति से हट रहे हैं। आजकल की जो एक तो पैसों की अंधी दौड़ चल रही है, दूसरा ये जो फिल्मी संस्कृतियाँ आ रही हैं, आदर्श भी बदल रहे हैं लोगों के। तो आज के युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? हमारी भूल रही, जो ये देश स्वतंत्र हुआ, हमें विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से बच्चों का अध्ययन करवाना चाहिए था। जी सर, वैदिक परंपरा। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय जो सत्ता में थे लोग, उन्होंने मैकाले की चादर ओढ़ ली। जिस चादर को अंग्रेज़ यहाँ उड़ा करके गया था, उसी को एडॉप्ट कर लिया, उसी को अपना लिया। हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए था। अब हमारी सरकार, हमारा मानव संसाधन मंत्रालय इस ओर प्रयासरत है कि हम इस प्रकार की शिक्षा युवाओं को दें, क्योंकि शिक्षा पद्धति में जब तक भारतीय दर्शन नहीं होगा, भारतीय संस्कृति नहीं होगी, तब तक हमारा युवा उस ओर बढ़ नहीं पाएगा। हमारे घर का वातावरण भी ऐसा हो, फिर हमारे परिवार का वातावरण ऐसा हो, हमारे गांव का वातावरण ऐसा हो, और पूरे देश का माहौल इस प्रकार का होना चाहिए जिससे युवाओं की गलती नहीं है। युवा तो कोरे कागज़ की तरह से, आप उस पर जो लिख देंगे वो लिखा जाएगा। जी सर। उनको बनाने की आवश्यकता है। किसी कवि ने एक बात कही है कि पशु पक्षी अपने बच्चों को अपने समान से ही जानते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे मनुष्य नहीं बन सकते। जी सर। मनुष्य को बनाना पड़ता है।
जी डॉक्टर का बच्चा अपने आप डॉक्टर नहीं बनता, गाय की बछड़ी गाय बन जाएगी, जी सर। लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर बनाना पड़ेगा, जी सर। आदमी को बनाना पड़ता है, बिना बनाया नहीं बनता है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जी तो हमें प्रयास करना पड़ेगा हमारे युवाओं को संस्कारित करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया और आपके जो भी आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलन हम चाहते हैं कि पूरे देश में पहुँचें, जन जन तक पहुँचें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।